Hello, very good morning, dear students. We are starting with the third lecture of chemical kinetics. In the first lecture, we have talked about average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. Second lecture, we have talked about the numericals. And in the third lectures of chemical kinetics, we are going to talk about कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित अफेक्ट करते हैं। तो हम इन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा फैक्टर जो है दैट इज़ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे फॉर द कंपैरिजन सेक वी हैव गिवन टू रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन 2NO gas is reacting with oxygen gas and we are getting 2 nitrogen dioxide, and this reaction is found to be fast. Similarly, we have given a reaction for comparison's sake, and this reaction seems to be very similar to the fast reaction. Like यहाँ पे 2NO है, यहाँ पे 2CO है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे भी O2 है, यहाँ पे 2NO2 है, यहाँ पे 2NO2 की जगह पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड है. But this reaction is found to be slow. तो नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि दोनों रिएक्शन तो देखने में एक जैसे ही लगते हैं, दोनों की स्टिचोमेट्रीज भी सेम है, पर जो पहला रिएक्शन है वो फास्ट है और जो दूसरा रिएक्शन है वो स्लो है. तो उसका क्या कारण हो सकता है? बड़ा सिंपल रीज़न है. रिएक्टेंट जैसे NO है और O है, O2 है, तो N और O के बीच में बॉन्ड होगा. O और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है. मैंने आपने +1 स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है. तो इनके रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे तो ही तो नया प्रोडक्ट बनेगा. इसका मतलब कि NO और O2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है, तो जल्दी बॉन्ड टूट जाते हैं. तो अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड जल्दी टूटेंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी फास्टर होगी. इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग अस वेदर द रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी फास्ट और रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी स्लो. सो दैट इज़ वाई चूँकि फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी कम है या उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए ये जो रिएक्शन है पहले वाला वो फास्ट है और दूसरा रिएक्शन बिल्कुल फर्स्ट रिएक्शन से मैच ही करता है लेकिन फिर भी वो स्लो है. तो ये बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है बच्चा, पहला फैक्टर आपको क्लियर हो गया. दूसरा फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उतनी फास्टर होगी एंड वाइस वर्सा. ये हम इक्विलिब्रियम के चैप्टर में लीचेटर प्रिंसिपल में पढ़ते हैं, और लीचेटर प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो रिएक्टेंट है फास्टर रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा. तो अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फास्टर होगी. ये भी एक जो है फैक्टर है जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है जो डिटर्मिन करती है कि रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, एंड वाइस वर्सा. ऑफ कोर्स अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन जो है वो कंपैरेटिवली स्लो होगा. ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं. पानी आप फ्राई पैन में रख लीजिए, तो अभी गैस को मत ऑन कीजिए, नमक डाल दीजिए. नमक अपनी आप डिज़ोल्व होने में टाइम लगाएगा. ठीक है, तो फिर आप गैस स्टोव को ऑन कर दीजिए, गैस को चला दीजिए, तो पानी थोड़ा ल्यूक वार्म हो जाएगा. तो आप देखेंगे नमक नज़र ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो गया. इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ तो करता है. तो केमिकल किनेटिक्स में हम ये बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. जब 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. लाइक अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन आपने नोट कर लिया. आप
10 डिग्री और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दीजिए, 35 कर दीजिए, तो आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन डेफिनेटली करता है। क्लियर है बेटा? ओके। फोर्थ जो है हमारे पास है रोल ऑफ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वहाँ पे ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तो नहीं करता, पर इक्विलिब्रियम को क्विकली अचीव करने में हेल्प करता है। यानी कि कैटलिस्ट का रोल फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन में है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की स्पीड को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन खुद कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, ये फोर्थ फैक्टर था जो हमें बता रहा था कि कैसे जो कैटलिस्ट है रिएक्शन की रेट को इम्प्रूव करेगा या इंक्रीज करेगा। ये चौथा फैक्टर था। पांचवें फैक्टर पे आ जाते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने ऐसे सिंपल सा लिख दिया है बिकॉज बच्चों को ये अंडरस्टैंड ही होता है। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए ना, आप एक वुड ले लीजिए, बड़ी सारी वुड ले लीजिए, उसको बर्न करने की कोशिश कीजिए। देखेंगे कि वुड को बर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। कभी आप उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डालोगे, कभी आप उसके ऊपर डीजल डालोगे, पेट्रोल डालोगे ताकि इसको आग लग जाए। नॉर्मली ये आप करते हो मतलब फेस्टिवल्स में, कभी फेस्टिविटीज़ होती हैं जैन के मंथ में, तब आप करते हो। लेकिन अगर आपके पास वो एक वुडन लॉग इतना बड़ा ना होता, छोटी छोटी लकड़ियाँ होती इतने इतने साइज़ की, उन्होंने जगह तो ज़्यादा ऑक्यूपाई करनी थी, सरफेस एरिया तो ज़्यादा ऑक्यूपाई करना था, पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो फास्ट हो जाना था। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं। आपके पास जो वुडन लॉग है, यानी कि लकड़ी का जो बड़ा टुकड़ा है जो कि 50 किलो जिसका वेट है, उसकी बुरादा ले लीजिए, उसका शेविंग, उसकी मतलब वो कारपेंटर होते हैं ना, वो ऐसे रगड़ी जाते हैं। आपके घर में जब कारपेंटर लगते हैं तो रंधे से रगड़ी जाते हैं, रब करी जाते हैं, तो वो छोटे छोटे शेविंग्स ही निकलती हैं, तो कितना सारा आपके घर में वो गंद सा पड़ जाता है। तो लेकिन वो क्या 50 किलो का अगर वो बुरादा ले लेते हैं, अगर आप उसको आग लगाते हैं तो यू विल फाइंड कि आग तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। इसका मतलब कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या होगा, फास्टर होगा। क्लियर है? आगे आ जाते हैं नंबर 6, प्रेजेंस ऑफ लाइट पे। कुछ रिएक्शन तो लाइट की एब्सेंस में हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस जिनको के फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है, वो लाइट की प्रेजेंस के बिना होते ही नहीं। दे डोंट टेक प्लेस in the absence of light at all. Such reactions are called as photochemical reaction. ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, और आपको 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहे हैं, मिल रहा है। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये लाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है। अगर आप इसे लाइट की एब्सेंस में करने की कोशिश करोगे तो लाइट की एब्सेंस में तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट होगा कि स्लो होगा। क्लियर है? आई एम वेरी श्योर, 100% श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हम लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में और रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन वैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल है। इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक रिएक्शन देखिए जिसमें
ए और बी रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं एक्स और वाई। ए जो कैपिटल ए है ये रिएक्टेंट है, जो कैपिटल बी है ये भी रिएक्टेंट है, और जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये उनकी स्टिचोमेट्री है, मतलब ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट। इसमें कहा गया, लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर को रेज करना है उनकी स्टिचोमेट्री के साथ, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपने के से हटा देना है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो रेट लॉ थोड़ा रैशनल है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, इससे बेटर है, पर डेफिनेटली जो इंस्पिरेशन थी वो लॉ ऑफ मास एक्शन से मिली थी। तो रेट लॉ जो है इसके ऊपर हमारा चैप्टर है, इसमें बी रिएक्शन दिया हुआ है, ए और बी रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। आप यहाँ पे सिर्फ पी भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। रिएक्टेंट ए की स्टिचोमेट्री ए है, बी की स्टिचोमेट्री जो है वो बी है, ठीक है। तो इसमें उसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर alpha and beta which are experimentally observed values. These may यानी कि alpha and beta may or may not be equal to stoichiometry coefficients. मैं रिपीट करता हूँ। रेट लॉ में कहा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है के लगा दिया इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनकी पावर को रेज करना है स्टिचोमेट्री के साथ नहीं, एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू के साथ अल्फा और बीटा के साथ। अगर यहाँ पे 3 रिएक्टेंट होते तो गामा लिख देते, ठीक है। उनकी स्टिचोमेट्री के साथ नहीं रेज करना, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से डिटर्मिन की गई हैं उनके साथ रेज करना है। अब वो बात अलग है कि ये जो अल्फा और बीटा है बाय चांस अल्फा ए के इक्वल हो सकता है, बीटा बी के इक्वल हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट यू कैन से नेवर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, इसमें अल्फा बीटा लिया है, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन है, इसमें ए और बी लिया है। ए और बी स्टिचोमेट्रीज हैं, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के आगे जैसे यहाँ पे 2 लिखा 3 लिखा उनको रेज कर दिया, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल लॉ है। पर जो रेट लॉ है एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसमें ए और बी के साथ रेज नहीं किया, अल्फा बीटा के साथ रेज किया है, और अल्फा बीटा जो है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, और ए को स्क्वायर ब्रैकेट में डाला या बी को स्क्वायर ब्रैकेट में डाला तो ये इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, और के जो है रेट कांस्टेंट है, इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह देते हैं। और अगर आपने रेट लॉ को डिफ़ाइन करना है तो मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। रेट लॉ is directly proportional to product of molar concentration of reactant each raised to power which are experimentally observed value which may or may not be equal to stoichiometry coefficients of the balanced chemical equation। ठीक है, आप अपने आप बनाएंगे इसकी डेफिनेशन तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे चलते हैं। आपने यहाँ पे के लिखा था, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के लिखा था। यहाँ पे भी चलो प्रोपोर्शनैलिटी मैंने लगाया नहीं, तो यहाँ पे भी हमने के लिखा है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी लगाना है तो मैं लगा देता हूँ, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अल्फा बीटा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के लगा दिया, ये रेट कांस्टेंट है, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो जो रेट कांस्टेंट है आर इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, ये रेट लॉ से ड्राइव किया गया है। कहता है कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू यूनिटी, यानी ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है,
बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर है। अगर इन दोनों की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आर किसके इक्वल हो गया, के हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो रेट कांस्टेंट को क्या डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट ये ईच ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन इक्वल टू यूनिटी। इसलिए इसकी वजह से रेट कांस्टेंट को एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट का नाम दिया ना, रेट कांस्टेंट के 3 नाम हो गए, एक रेट कांस्टेंट कह दिया, एक वेलोसिटी कांस्टेंट कह दिया, और अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है तो इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। ये क्लियर है बच्चा? अब हमने पढ़ना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी ये जो आपका के है इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। पहली बात तो ये है कि किसी भी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होती है। सपोज करो ये एक रिएक्शन है 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू 4 है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे के की वैल्यू 4 नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। यानी किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होती है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो के की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड वैल्यू ऑफ के फॉर सेम रिएक्शन रिमेन सेम if temperature is same, but if you change the temperature value of k also changes। दो आपको करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए। तीसरे करेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं। रेट कांस्टेंट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमिन करता है। आप देख सकते हैं कि k किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो अगर k की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, मैं थर्ड फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेट कांस्टेंट डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। अगर के की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है बच्चा? अच्छा, वैल्यू रेट कांस्टेंट के की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करती। मतलब वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के does not depend upon concentration of reactants। और जो यूनिट्स हैं रेट कांस्टेंट के वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। 5th पॉइंट अभी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी चैप्टर में आगे जाके पढ़ना है। ऐसे होता है, बहुत सारे चैप्टर्स में होता है। जैसे मैं +1 को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ना अभी शुरू वाले लेक्चर ही थे, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आई जा रहा था, हाइब्रिडाइजेशन टर्मिनोलॉजी आई जा रही थी। अब हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है कि कितनी लेट जाके बच्चों को कराना होता है। केमिकल बॉन्डिंग में सारे डायपोल मोमेंट वगैरह करा के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करवा के उसके बाद ही हाइब्रिडाइजेशन की बारी आती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब प्री एडवांस किताब वाला लिख देता है कि बाद में कहीं मिस ना हो जाए। तो मैंने भी ये पॉइंट लिख दिया है कि रेट कांस्टेंट के यूनिट जो हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। ये मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट? ठीक है, तो अगर आपको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। आई एम श्योर कि जितना मैंने काम करवाया आज के वीडियो में वो आपको क्लियर होगा। आगे हम चलते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। वेरी सिंपल, रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड लॉ है। मतलब ये अल्फ़ा और बीटा पे डिपेंड करता है, अल्फ़ा बीटा पे। और अल्फ़ा बीटा जो वैल्यूज़ है ना ये एक्सपेरिमेंट करके लैब में निकाली गई हैं। और लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल लॉ है, मतलब रिएक्शन लिख दिया, जैसे ये ए बी बी प्रोडक्ट दे रहा है तो ए की स्टिचोमेट्री ए है, कैपिटल बी की स्टिचोमेट्री बी है, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन स्टिचोमेट्रीज पे डिपेंड करता है।
तो ये तो थ्योरेटिकल केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल लॉ है और रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व लॉ है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, स्टिचोमेट्री पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता, और लॉ ऑफ मास एक्शन स्टिचोमेट्री पे डिपेंड करता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना हो तो मैं दोनों तरफ, आप दोनों पॉइंट्स देखिए, थर्ड रिएक्शन एक जैसा लिखा है, फॉर ए प्लस बी वी गेट प्रोडक्ट, ए प्लस बी वी गेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर रेज करी है अल्फ़ा, बी की पावर रेज करी है बीटा, और अल्फ़ा और बीटा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं। और लॉ ऑफ मास एक्शन में ए की पावर रेज करी है ए, बी की पावर रेज करी है बी, और ए और बी जो हैं ये स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। तो इस तरह से हम रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। हम इसका प्रिलिमिनरी आइडिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का लेते हैं। ये जो अल्फ़ा और बीटा है इनको प्लस कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा को, अल्फ़ा और बीटा, अगर एक और भी रिएक्टेंट होता तो गामा आ जाता, अल्फ़ा बीटा गामा, इनको ऐड कर दो। ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो सम ऑफ पावर्स, मतलब इनको जमा करना है, प्लस करना है, जो कि एक्सपेरिमेंटली हमने लैब में फाइंड आउट की हैं। तो अगर उनको ऐड कर देते हैं, जिनको आपने रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेज करा है, तो रेज करने के बाद उनकी अल्फ़ा और बीटा, या अगर एक और भी रिएक्टेंट होता तो गामा होता, इन सब की वैल्यू को प्लस कर देते हैं। करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आता दैट वुड हैव बीन कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन यू कैन रूल आउट बिकॉज इट्स ए थ्योरेटिकल लॉ, लेकिन फिर भी कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो इन दैट केस वी हैव टू टेल देम कि व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तो एक चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो अल्फ़ा और बीटा है इनको ऐड करने के बाद आपका आंसर जो है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है ना? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है। तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3 और मे बी फ्रैक्शनल। Order of reaction greater than 3 may be possible but they are very rare। मतलब अगर आप बोलें कि सर फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता होगा, फिफ्थ भी होगा, सिक्स भी होगा, देखिए मतलब कि हो सकता है फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट इसकी एक एग्जांपल शायद मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी, लेकिन ऐसे रिएक्शन जो हैं बहुत ही मतलब कम चांसेस होते हैं कि हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर कब होता है? जब अल्फ़ा भी ज़ीरो हो, बीटा भी ज़ीरो हो, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो नेचुरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? 0 ऑर्डर आ जाएगा। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनती जाएगी। जैसे मैं आपको ये 2 एग्जांपल्स ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली एग्जांपल मेरे पास है फोटोसिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सनलाइट की प्रेजेंस में या आप कह सकते हैं कि यूवी रेज में 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहे हैं। तो आप सनलाइट
के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को रखेंगे तो रिएक्शन होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहे हैं ना, तो ये रिएक्शन सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो अगर लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन लाइट बट डू नॉट डिपेंड अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। तो दैट इज वाई वी हैव रिटन R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। हाइड्रोजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 0 रेज कर दिया, क्लोरीन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 0 रेज कर दिया। अल्फा की वैल्यू 0 होगी, बीटा की वैल्यू 0 होगी। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 0। सो सच ए रिएक्शन इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी और भी हम बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं आपको देंगे। ठीक है, तो एक फर्स्ट ऑर्डर की भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। 2 नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड हमें 4NO2 प्लस O2 दे रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 की पावर 1। अब ये देखिए अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये अल्फ़ा की वैल्यू 1 जो है स्टिचोमेट्री से मैच नहीं कर रही, क्योंकि ये स्टिचोमेट्री इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखी है, और ये जो 1 वैल्यू है ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करी है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन, या रेट लॉ एक्सप्रेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन स्टिचोमेट्री ऑफ रिएक्शन बट डिपेंड अपॉन अल्फा which is experimentally observed value. तो experimentally it has been found rate is directly proportional to molar concentration of N2O5 power raised to 1. Is power is raised to 1 by 1. So such a reaction जिसमें अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा है ही नहीं क्योंकि और कोई रिएक्टेंट नहीं है, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जो ऊपर आपको करवाया था दैट वाज 0 ऑर्डर रिएक्शन। आई एम श्योर कि दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल है और फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जाम्पल है। तो इनके जो हैं हम आगे चल के मैकेनिज़्म करेंगे, और उन मैकेनिज़्म की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि ये 1 कैसे आया, ये 1 कैसे आया। अभी आपने सिर्फ ये एग्जाम्पल जो है वो लर्न करनी है। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी कॉल इट अ डे। Thank you very much. Next, I'll take up in the next lecture. Thank you.